हम लोग पढ़ रहे हैं एस्ट्रोनॉमी, और एस्ट्रोनॉमी अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच चुकी है। हम लोगों ने एस्ट्रोनॉमी की कहानी जो शुरू करी थी वो बिग बैंग थियरी से शुरू करी थी। बिग बैंग हम लोगों ने पढ़ लिया है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था सुपर क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सी। इसके बाद हमने अपनी गैलेक्सी पढ़ी जिसका नाम है मंदाकिनी। हम लोगों ने स्टार के बारे में पढ़ा, तारा किसे कहते हैं, तारे के रूप में। फिर हम लोगों ने सूर्य का अध्ययन किया, लाइफ ऑफ अ स्टार, इसी में हम लोगों ने पढ़ा। सोलर सिस्टम की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, सौर मंडल क्या होता है, कैसे बनता है, क्या फीचर्स एंड फंक्शंस हैं। और आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं मून की। मून के बाद एक आखिरी टॉपिक बचेगा अप्लाइड एस्ट्रोनॉमी, और फिर उसके साथ ये जो ज्योग्राफी की पहली यूनिट है आपकी ये फिनिश हो जाएगी। तो जब चंद्रमा की कहानी हम लोग पढ़ते हैं तो मैंने कई बार ज्योग्राफी पढ़ाने के दौरान आपको बताया कि किसी भी कहानियों को दो तरीकों से पढ़िए आप। पहला तरीका है उसको पौराणिक तरीके से पढ़िए। जब आप पौराणिक तरीके से पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा कि पुराणों का इस विषय पर क्या कहना है, और फिर उसके बाद आप ज्योग्राफिकली पढ़िए, वैज्ञानिकों का इस बारे में क्या कहना है। तो जब हम लोग पुराणों की बात करते हैं तो सबसे पहले स्थितियां देख लीजिए क्या हैं। ये पृथ्वी है, पृथ्वी की तुलना में आप देख रहे हैं कि चंद्रमा काफ़ी छोटा है, और फिर उसके बाद सूर्य है जो काफ़ी बड़ा है। तो पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, ये तीनों एक सीध में आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि ये सब एंटी क्लॉकवाइज घूम भी रहे हैं। पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज घूमते घूमते सूर्य का चक्कर लगा रही है, चंद्रमा एंटी क्लॉकवाइज घूमते घूमते पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ये कहा जा सकता है कि पृथ्वी और चंद्रमा दोनों ही सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। तो पहली बात ये आपको क्लियर रहनी चाहिए, क्योंकि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स। ग्रह और उपग्रह में क्या अंतर होता है। तो ग्रह का मतलब होता है वे सेलेस्टियल बॉडीज़, वे आकाशीय पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाएं, और उपग्रह का मतलब होता है वे सेलेस्टियल बॉडीज़, वे आकाशीय पिंड जो ग्रह का चक्कर लगाएं। इसी क्रम में तारे और ग्रह में क्या अंतर होता है ये भी प्रश्न है। तो तारा किसे कहते हैं जिसके अपने पास स्वयं का प्रकाश है, ग्रह किसे कहते हैं जिसके अपने पास स्वयं का प्रकाश नहीं है। लेकिन इन तीनों ही कॉन्सेप्ट्स में आप देख रहे हैं कि सब एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन का जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पीछे सीखा था वो भी यहाँ पर लागू होता है कि सब एंटी क्लॉकवाइज ही घूम रहे हैं। अब बात करते हैं चंद्रदेव की। तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो देवताओं की कैबिनेट है उसमें चंद्रदेव जो हैं वो एक देव हैं, देवता की संज्ञा दी गई है। और देवताओं की कैबिनेट में देवराज इंद्र हैं, पवन देव हैं, वरुण देव हैं, अग्निदेव हैं, इसी प्रकार से चंद्रदेव हैं। तो एक बेसिक टेंडेंसी क्या है, देवता की। इसके अलावा 9 ग्रहों की जो कैबिनेट है उसमें चंद्रमा को ग्रह भी माना गया है, और ज्योतिषी गणना के अकॉर्डिंग चंद्रमा आपकी कुंडली में आपकी राशि तय करता है। कई सारे कंट्रीज ऐसे हैं दुनिया में जहाँ पे मून शाइन एस्ट्रोलॉजी चलती है। तो जैसे हमारे यहाँ लग्न कुंडली चलती है तो वहाँ पे चंद्र कुंडली चलती है। तो इसलिए चंद्रमा की एक ग्रह के रूप में भी वैल्यू है दुनिया भर के देशों में, भारत में भी। तो दो बातें हैं, चंद्रमा एक ग्रह भी है और चंद्रमा एक देव भी है। लेकिन चंद्रदेव के बारे में ये कहा गया कि ये बड़े खूबसूरत हैं, बहुत हैंडसम हैं, और इनकी जो खूबसूरती है वो हम पृथ्वीवासियों को दिखती भी है। जब पूर्णमासी की रात को आप चंद्रमा को देखते हैं तो बहुत चमकदार और बहुत सुंदर सा नज़र आता है। और बचपन में बच्चे उसी को चंदा मामा कहते हैं। सबकी माएँ बच्चों को जो पहला एस्ट्रोनॉमी का चैप्टर पढ़ाती हैं उसमें चंद्रमा के बारे में ही बताती हैं और कहती हैं आपके मामा हैं। अब इस लोकोक्ति को, मुहावरे को या लोक मान्यता को अगर हम लोग साइंटिफिकली समझें तो अगर चंद्रमा हमारे मामा हैं और हमारी माँ जिसने हमें जन्म दिया तो ये दोनों भाई बहन हैं, एक ही माँ के गर्भ से जन्मे होंगे, तभी तो भाई बहन हुए। लेकिन विज्ञान ऐसा नहीं मानता। विज्ञान का कहना है कि चंद्रमा की उत्पत्ति पृथ्वी से हुई है, यानी कि वो भाई बहन नहीं, वो माँ और बेटे हैं। समझ लीजिए कैसे। सभी को पता है कि बिग बैंग की घटना के बाद जब सोलर सिस्टम का जन्म हुआ
तो ये सारे ग्रह आग के गोले की तरह जल रहे थे और धीरे धीरे तापमान ठंडा होने लगा। पृथ्वी भी एक गर्म गैस का गोला थी। धीरे धीरे पृथ्वी भी जब ठंडी हुई तो यहाँ पर जीवन की संभावनाएं बनी। अगर आप लोगों ने कभी आग जलते देखी हो, कभी होली जलते देखी हो, तो वहां पे आपका एक अनुभव रहा होगा कि आग प्रॉपर जल जाने के बाद जब धीरे धीरे ठंडी होती है तो उसका कुछ हिस्सा टूट के गिर जाता है। इसीलिए अग्निकांड जब नाम हम लोग सुनते हैं तो अग्निकांड में नुकसान कब होता है? आग लगने से नुकसान उतना नहीं होता है जितना आग लगने के बाद गिरने से, टूटने से, एवलॉन्च से होता है। तो कहते हैं कि जब पृथ्वी जल रही थी और जब धीरे धीरे ठंडी होने लगी तो उस पिंड का एक हिस्सा टूट के गिर गया और जो हिस्सा टूट करके गिर गया वो चंद्रमा बना। एक बात तो यहां से एक निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर हम ग्लोब की कल्पना करें कि वो जल रहा है और उसका एक हिस्सा टूट करके गिर गया तो वो जो हिस्सा टूटा होगा वहां पे गड्ढा हो गया होगा और छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा गड्ढा हो गया होगा। उसी गड्ढे को पैसिफिक ओशन कहते हैं, प्रशांत महासागर कहते हैं। और धीरे धीरे वर्षा का जल उस गड्ढे के अंदर भरता चला गया। अब आइए तीसरे निष्कर्ष पे। अगर ये बात सत्य मान ली जाए तो हम चंद्रमा को और पृथ्वी को एक सामने रखें और चंद्रमा को पैसिफिक ओशन में फिट कर दें तो फिट हो जाना चाहिए। अगर फिट हो जाएगा तो हम ये मान लेंगे कि ये वाली थियरी सही है। तो जब हम चंद्रमा के साइज की तुलना पृथ्वी के साइज से करते हैं तो हम पाते हैं कि यह बात सत्य है। अगला शोध यह कहता है कि चंद्रमा पे मनुष्य गया और वहां से चट्टानों के कुछ सैंपल लेके आया। तो अगर चंद्रमा की चट्टानें और प्रशांत महासागर की चट्टानों में यूनिफॉर्मिटी पाई जाएगी तो भी यह प्रूव हो जाएगा। तो जब दोनों को सैंपल मैच कराया गया तो पता यह चला कि पृथ्वी की चट्टानें नई हैं, चंद्रमा की चट्टानें पुरानी हैं। और पुरानी इन द सेंस वो ज़्यादा ठोस हैं, उनकी डेंसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब पुरानी है। कुछ लोगों ने इस पे आपत्ति जताई। आपत्ति इस बात पे जताई कि मान लीजिए कि ये दोनों इस तरीके से इंटरकनेक्टेड है, आग में जल रहे हैं, ये हिस्सा टूट करके गिर गया, अलग हो गया और अब ये इसका चक्कर इस तरीके से लगाने लगा तो ये जल्दी नहीं ठंडा हो जाएगा इसकी अपेक्षाकृत, क्योंकि छोटा है। आप गरम खिचड़ी खाते हैं, आपने चम्मच से खिचड़ी निकाली तो जल्दी ठंडी हो गई ना। तो चूंकि ये छोटी चट्टानें थी, ये टूट करके अलग हुई तो ये जल्दी ठंडी हो गई। और रोटेशन इनका काफ़ी तेज है, चंद्रमा 27 दिन में पृथ्वी का चक्कर लगा लेता है, तो इसलिए चट्टानें जल्दी ठंडी हो गई। और जल्दी ठंडी होने के बाद में ये पुरानी सिंपल फील हुई। तो एक बात ये भी आई। लेकिन ये जितनी भी कथाएं हैं ये सारी कथाएं हाइपोथेसिस हैं। हाइपोथेसिस का मतलब होता है संकल्पना। हम एक कल्पना कर रहे हैं, उस कल्पना के आधार पे आपको बता रहे हैं। ये सारी कथाएं रिसर्च नहीं है। चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई, चंद्रमा का पृथ्वी का आपस में क्या संबंध है, ये आज भी एक रहस्य का विषय है जिस पे लगातार अनुसंधान हो रहे हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं ये सब लूनर मिशन समय समय पर लॉन्च करते रहते हैं। हाल ही में इंडिया ने भी चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर पहुंचाया। तो हमारी रिसर्च सबसे पहले तो इसी बात को लेकर के है। तो ओरिजिन ऑफ द मून, ये बात सबको समझ में आ गई। एक हाइपोथेसिस और है जिसमें यह कहा गया कि सूर्य जब बेबी स्टार हुआ करता था तो सुपरनोवा की घटना तो घटी होगी, तो उस सुपरनोवा से सोलर सिस्टम और मून जैसी चीजें डेवलप हुई थी। तो ये भी एक हाइपोथेसिस है, लेकिन एग्जैक्टली इसके पीछे की क्या कहानी है इसको समझने के लिए हमें कुछ 10-5 सालों तक और वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि रिसर्च जिस हिसाब से आगे बढ़ रही है लगता तो है कि जल्द ही इस समस्या का समाधान हमें मिल जाएगा। बार बार मैं आपको बताता हूं कि जब कोई चीज साइंटिफिकली प्रूव ना हो पाए
तो उसको स्पिरिचुअली या माइथोलॉजिकली भी एक बार देखना चाहिए। हो सकता है कोई लिंक मिल जाए। जैसे एक बार मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था कि जिंदगी में जब कभी किसी समस्या का समाधान ना मिले और बहुत परेशान हो जाना, तो किसी बुढ़े के पास जाना। हो सकता है वो तुम्हारी समस्या का समाधान चुटकियों में कर दे, क्योंकि उसके पास अनुभव है। और बड़ी अच्छी बात थी। अब तो समस्याएं कम हो गई जिंदगी में, लेकिन फिर भी होती हैं तो बुढ़ों से जरूर संपर्क करता हूं। आधे बुढ़े तो दोस्त ही हैं, वही बता देते हैं। तो अनुभव की बात है ये। अब पौराणिक मान्यताएं क्या कहती हैं? पौराणिक मान्यताएं समुद्र मंथन की कहानी कहती हैं। सबको पता है समुद्र से 14 रत्नों की प्राप्ति की जानी थी, जिनमें से एक रत्न अमृत था, और उसी अमृत के लिए देवासुर संग्राम हुआ था। तो जब वासुकी नाग की रस्सी बना करके और त्रिकुट पर्वत को डाल करके और गल्फ ऑफ बैंकॉक में जब ये शुरू हुआ समुद्र मंथन, तो सबसे पहले तो विष निकल आया था, और यहीं से ये कहानी पॉपुलर हो गई थी। लेकिन अगर ये बहुत ही फेमस कहानी आप लोगों ने पढ़ी हो, धारावाहिकों में देखी हो, तो आपको याद होगा कि उसमें से चंद्रमा भी निकलता है। चंद्र निकलता है। तो समुद्र मंथन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, ये बात पौराणिक मान्यताओं द्वारा प्रूवन है। इसके बाद देवताओं ने कहा कि हमारी कैबिनेट में तो पहले से चंद्रमा है, हम क्या करेंगे। दानवों ने कहा कि ये सब खूबसूरती और ये सब चीजों से हमको कोई मतलब नहीं, हम क्या करेंगे। तो ये हुआ कि भगवान शिव ने विष पान किया हुआ है, नीलकंठ बन गए, गला नीला पड़ा हुआ है, हाइपर माइग्रेन है, बहुत पीड़ित है, विष का इतना ज्यादा प्रभाव है कि शिवजी बहुत परेशान है, बहुत पीड़ित हैं। तो चलो ये चंद्रमा उनको उपहार स्वरूप दे देते हैं, उनके मस्तक में रख देंगे। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, तो उनको दर्द में आराम मिलेगा। तो दानव और देवों दोनों ने मिलकर के शिव जी को चंद्रमा एज ए तोहफे में, गिफ्ट में दे दिया, और शिव जी ने उसको सहर्ष स्वीकार करते हुए अपने मस्तक पर धारण कर लिया। तभी से तो कहावत आई ना कि मस्तक चंद्र विराजे शेखरम। शिव जी का एक नाम शेखर भी है, जिसका मतलब होता है जिसके मस्तक पर, जिसके शिखर पर चंद्रमा विराजा हो। तो कहानी ने प्रूव कर दिया कि चंद्रमा की उत्पत्ति पानी से हुई है। लेकिन पौराणिक मान्यताएं साइंटिफिक मान्यताओं से अलग हैं। पहले के ज़माने में जब साइंटिफिक रिसर्चेस नहीं हुआ करती थी, तो पुराण ही थे जो हमें साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को आसान भाषा में समझाने का कार्य करते थे। तो ये पैसिफिक ओशन वाली जो कहानी मैंने आपको बताई, ये कहानी देखिए पौराणिक मान्यताओं में भी प्रूव हो गई। अब देखते हैं ज्योतिषी मान्यताएं क्या कहती हैं। ज्योतिषी मान्यताएं कहती हैं कि चंद्रमा जल तत्व की राशि है, चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, और चंद्रमा शांत है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति की कर्क राशि हो, कैंसर, तो वो व्यक्ति सोचता बहुत होगा, क्योंकि चंद्रमा मन का प्रतीक भी है। आप में से यदि किसी की कैंसर हो, तो आप अपनी क्वालिटी देखिएगा, आप सोचते बहुत होंगे। कई बार तो ऐसा होगा कि सोचते सोचते सो जाते होंगे, और सो के जब उठते होंगे तो याद भी नहीं रहता होगा क्या सोच के सोए थे। इसी तरीके से कोई व्यक्ति कर्क लग्न का होगा तो वो सुंदर बहुत होगा। कर्क लग्न के लोग सुंदर होंगे, इस बात की गारंटी है। वो काले हों, गोरे हों, सांवले हों, दुनिया के किसी भी मुल्क, किसी भी महाद्वीप के रहने वाले हों, लेकिन खूबसूरत होंगे। तो कहीं ना कहीं खूबसूरती का प्रतीक है, मन का कारक है। अब इस मन के कारक को आप साइंटिफिकली इस तरीके से समझ सकते हैं कि चंद्रमा में इतनी शक्ति है कि वो पृथ्वी पर ज्वार भाटे का कारक है। टाइड्स आर द रिजल्ट ऑफ ज्वाइंट ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन, मून एंड अर्थ। तो जो चंद्रमा अपनी आकर्षण शक्ति से पृथ्वी के जल को ऊपर उठा सकता है, उसको और कुछ साइंटिफिकली प्रूव करने की जरूरत है नहीं। लेकिन फिर भी आजकल हम लोग प्रत्यक्षम किम प्रमाणम की फिलॉसफी को नहीं मानते हैं। जब तक छू के ना देख लें, जब तक लेबोरेटरी टेस्ट ना हो जाए, तब तक यकीन नहीं करते हैं। तो अभी लूनर मिशंस कंटिन्यू हैं, जाने दीजिए, प्रूव करने दीजिए। अंत में निष्कर्ष यही निकलेगा जो हिग्स बोसोन में निकला। 8 अप्रैल, आज से कुछ दिन पहले,
वर्ष 2024 पीटर हिग्स की 95 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई। एस्ट्रोनॉमी की फील्ड के लिए, एस्ट्रोफिजिक्स की फील्ड के लिए, मेटाफिजिक्स की फील्ड के लिए इतिहास का सबसे दुखद दिन है। इस आदमी ने वर्ष 1964 में ही बता दिया था कि यह ब्रह्मांड एक कण से बना है और उस कण को मैं गॉड कह रहा हूं। लेकिन वो कण किस चीज से बना है, क्या उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, इस पर रिसर्च की आवश्यकता है। लोगों ने तब उनकी बात नहीं मानी थी। उनकी रिसर्च को एक आदमी का साथ मिला था जिसका नाम था जगदीश चंद्र बोस, इंडियन। उन्होंने भी इस बात को माना, क्योंकि जगदीश चंद्र बोस ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था पौधों में जीवन है, वरना पहले लोग प्लांट्स को नॉन लिविंग थिंग मानते थे। दोनों ने ज्वाइंट रिसर्च करी, कॉमन निष्कर्ष दिए, लेकिन दुनिया ने नहीं माना। क्योंकि दुनिया तब मानती है जब भोग लेती है। हम आपसे कह रहे हैं ना ये गलत है, लेकिन आप छू के देखेंगे। जब फंसेंगे, हम कह रहे हैं सामने गड्ढा है, लेकिन आप गिर के देखेंगे। हम कह रहे हैं सामने आग है, लेकिन आप जल के देखेंगे। हम कह रहे हैं कि जिस रास्ते पे चल रहे हो जवानी की उम्र में रास्ता गलत है, तो आप कह के भागते हैं ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए काक का दरिया और डूब के जाना है। हम पहले डूब के देखेंगे। डूब लीजिए। तो दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने भी यही किया और वर्ष 2012 में इस दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव एक्सपेरिमेंट किया गया स्विट्जरलैंड के अंदर, जिसका नाम था लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। एक मशीन लगाई गई जमीन के नीचे, 4000 से ज्यादा वैज्ञानिक दुनिया भर से इकट्ठा हुए और उस मशीन के अंदर सूर्य के प्रकाश की गति से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स की टक्कर करवाई जानी थी। जब पहली बार ये टक्कर हुई तो कैमरे रिकॉर्ड नहीं कर पाए और मशीन खराब हो गई। मशीन दरअसल करना यह चाहती थी कि वो बिग बैंग की घटना को रिवाइज करना चाहती थी। वो ये एक एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहती थी कि बिग बैंग में आखिर हुआ क्या था। इस बार हम उसको कैमरे से रिकॉर्ड करेंगे और पीटर हिग्स जो कह रहे हैं, जगदीश चंद्र बसु जो कह रहे हैं, उनकी बात देखेंगे। मशीन खराब। जितने लागत से मशीन बनी उसका 1.5 गुना लागत लगा मशीन को रिपेयर करने में। 2013 में मशीन बनकर रिपेयर हो गई, चालू हुई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स की टक्कर करवाई गई, जबरदस्त टक्कर हुई, ढेर सारी एनर्जी इकट्ठा हुई, नतीजा कुछ नहीं निकला। आज भी मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है, अखबार में फ्रंट पेज पे बड़ी बड़ी हेडिंग छपी थी, हमने वो तत्व ढूंढ लिया जिससे ब्रह्मांड की रचना हुई। और नीचे लिखा था साइंटिस्ट कंसीडर दैट पार्टिकल द गॉड पार्टिकल। उसको नाम दे दिया द गॉड पार्टिकल। चूंकि ये बात सबसे पहले पीटर हिग्स और जगदीश चंद्र बोस ने बताई थी, इसलिए फिर उसका नाम रखा गया हिग्स बोसॉन। जब सब ठंडे हो गए, पैसा रुपया फूंक लिए, तब 2013 में पीटर हिग्स को फिजिक्स का नोबेल दिया गया कि नहीं, आपने सही कहा था, इस संसार की रचना ब्रह्म से हुई है। और देखिए दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने नाम दे दिया गॉड पार्टिकल, हिग्स बोसॉन। तो जरूरी नहीं है कि आप जो कह रहे हैं वो लोग मानेंगे। पहले गिर के देखेंगे, जल के देखेंगे, डूब के देखेंगे, फिर मानेंगे। तो पीटर हिग्स को याद करने का दिन है। आने वाले एग्जाम्स में इस गॉड पार्टिकल के पूछे जाने का समय आएगा। 2013 में नोबेल मिला, इनको पूछा जाएगा। कहाँ के रहने वाले थे पूछा जाएगा। रिसर्च क्या थी पूछा जाएगा। मैंने यूट्यूब के ऊपर कम्युनिटी सेक्शन में पूरी रिसर्च अपलोड कर दी है, पढ़ लीजिएगा। अब वापस से आइए चंद्रमा पे। तो काफी हद तक आपको क्लियर हो गया होगा चंद्रमा की कहानी। अब फिर से एक पौराणिक मान्यता है तो चंद्रमा के बारे में कुछ और रहस्य खोलती है। वो रहस्य ये खोलती है कि जैसे देवराज इंद्र के बारे में आपने सुना होगा कि वो घमंडी हैं। अपने घमंड की वजह से उनको कई बार नुकसान झेलना पड़ा। इसी तरीके से चंद्रमा के बारे में एक कहावत मशहूर है कि चंद्रमा का कैरेक्टर अच्छा नहीं है।
देवता के गुरु कौन है? देवगुरु बृहस्पति। उनकी पत्नी है तारा, उनको भगा ले गए थे। राजा दक्ष कौन है? भगवान शिव के ससुर। उनकी बेटी रोहिणी सालों पड़े रहे चक्कर में, और 22 मैरिजेस का प्रावधान था, अंततोगत्वा 27 बहनों से शादी करनी पड़ी थी। अश्विनी, कृतिका, भरणी, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, 27, एक से शादी 26 दहेज में। तो ये करते क्यों है? क्योंकि घमंड एक ही चीज का है, खूबसूरती का। तो एक बार यही करते करते भगवान शिव को क्रोध आ गया। वैसे क्रोध सबको आता था उनके ऊपर। राजा दक्ष को भी क्रोध आया था, तो चंद्रमा को क्षय होने का श्राप दे दिया था, जो कहानी आप आगे पढ़ेंगे मून साइकिल में। तो भगवान शिव को भी क्रोध आया था, तो बोले जा तेरी खूबसूरती का नाश हो जाए, जिस चीज का घमंड है चली जाए। तो पूरे शरीर पे दाग हो गए थे, पूरे शरीर पे दाग हो गए थे, और बहुत भद्दे दाग हो गए थे, बहुत गंदे आकार के दाग हो गए थे, जनन के प्रतीक बन गए थे पूरे शरीर पर। अब ऐसे आदमी को कौन देखना चाहेगा? प्रेम की तो बात छोड़िए। तो बैठ गए थे तपस्या में शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, और गुजरात का सोमनाथ मंदिर जो है, वहां पर जो शिवलिंग है उसकी स्थापना करी थी, इसीलिए उसका नाम सोमनाथ है। सोम का मतलब चंद्रमा, नाथ का मतलब उनके नाथ यानी कि शिव। फिर धीरे से श्राप मुक्त हुए। तो कुल मिला के कहने का आशय ये कि चंचल है बहुत। अब इनकी चंचलता का एक उदाहरण हम लोग सामने देखेंगे, और यहीं से इसका साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जो है वो शुरू हो जाएगा। ये अर्थ है, ये मून है, और ये सन है। मून को फॉसिल प्लेनेट भी कहा जाता है, जीवाश्म ग्रह, क्योंकि ये अर्थ का फॉसिल है ना, अर्थ का फॉसिल। और अगर यहां बीचों बीच हम लोग एक एरो लगा दें, तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के भी इतने ही हिस्से पर पड़ता होगा, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से पृथ्वी के इतने हिस्से पर पड़ता है। तभी तो आधे पे दिन और आधे पे रात होती है। तो जब सनलाइट इतने हिस्से पर पड़ेगी, तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? दिन। चंद्रमा का एक हिस्सा दिन, और दिन का तापमान 214 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी से बहुत दूर है, और जब पृथ्वी से बहुत दूर है तो इसका मतलब सूर्य के नजदीक है। तो दिन का तापमान 214, और इसके ठीक ऑपोजिट जब आप रात का तापमान देखेंगे तो -243। इसको कहते हैं तापांतर, टेम्परेचर डिफरेंसेस। अब आप बताइए कि इतना तापांतर जहां पर होगा कि दिन का तापमान 225 डिग्री के करीब हो, रात का तापमान -250 डिग्री के करीब जहां पर हो, यह आदमी चंचल नहीं होगा? पल में शोला पल में माशा, कभी गर्मी कभी सर्दी होगा ना। अब आप लोग अपने बुद्धि विवेक से बताइए कि चंद्रयान कहां उतारें? चंद्रमा के दिन वाले हिस्से पे उतारें या चंद्रमा के रात वाले हिस्से पर उतारें? और दुनिया भर के लोग उतार रहे हैं, अकेले हम और आप नहीं उतार रहे हैं। लूनर मिशंस लगभग सभी डेवलप कंट्रीज भेज चुके हैं। किसी का फेल भी हुआ है, किसी का सक्सेस भी हुआ है। अब अगर आपकी बात माने और चंद्रयान को दिन वाले हिस्से पे उतारें, तो 214 डिग्री पे क्या उतारें? राख उतारें, आगी उतारें, क्या भुने हुए बंदे उतारें? बताइए क्या उतारें? इनकी बात मान के रात वाले हिस्से पे उतारें तो -243 डिग्री पे क्या उतारें? बर्फ की सिल्ली उतारें, जमे हुए लोग उतारें, रक्त तक जम जाएगा। अगर मैन मेड मिशन होगा तो रक्त तक जम जाएगा। बीच में कहां उतारें? बीच में कुछ है ही नहीं जहां उतारें। तो कहने का मतलब ये है कि एक मोटी बात आपको समझ में आ गई
कि टीवी में देख के ताली बजाने में बड़ी मजा आती है ना कि चंद्रयान उतर गया। सवाल ये है कि वो कहाँ उतरा और किन परिस्थितियों में उतरा। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि चंद्रमा के भी उसी तरीके से दो पोल्स हैं जैसे पृथ्वी के हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जिस समय सूर्योदय होता है यानी कि रात खत्म हो रही होती है, दिन शुरू हो रहा होता है, उस समय चंद्रमा के नॉर्थ पोल पर टेम्परेचर -58 डिग्री होता है और -58 डिग्री टेम्परेचर पृथ्वी पर भी अनेक जगहों पर होता है और लोग रह रहे हैं, लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं। इंडिया में भी कुछ ऐसी जगह होंगी जहां पर 58 डिग्री होगा। लेह लद्दाख में चले जाइए, सियाचिन में चले जाइए, इतना टेम्परेचर मिल जाएगा सर्दी के मौसम में। तो इसलिए चंद्रयान को या तो यहाँ उतारा जाता है नॉर्थ पोल पर और या तो यहाँ उतारा जाता है साउथ पोल पर। अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अगर देख के बताइए आसान कहाँ उतारना है, नॉर्थ पोल पर कि साउथ पोल पर? नॉर्थ पोल पर, क्योंकि नॉर्थ पोल पर सरफेस है, आराम से उतर जाएगा। तो दुनिया भर के देश जब नॉर्थ पोल पर अपने लूनर मिशंस को उतारते रहे तो इसको बड़ी सक्सेस के रूप में देखा गया। अब आप कल्पना करिए उस महान सक्सेस की जब भारत दुनिया का एकमात्र देश बना जिसने साउथ पोल पर लूनर मिशन को उतारा, चंद्रयान 3 को उतारा। आ रही बात समझ में? तो चंद्रयान 3 तो लगभग रात के समय यहाँ पर उतरा होगा क्योंकि साउथ पोल पर डे टाइम यह है और नॉर्थ पोल पर, साउथ पोल पर नाइट टाइम है। आ गई बात समझ में? तो ये एक अर्थ, सन और मून का एक मेजरमेंट यहाँ पर रहता है जिसके आधार पर हमें मून को समझने में सहायता मिलती है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप चंद्रमा का अध्ययन करेंगे तो सेलेनोलॉजी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ मून, सेलेनोलॉजी इसको कहा जाता है। ये पहला पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। लेकिन ये जो सेलेनोलॉजी है ये मून की रिलीफ और जियोलॉजी की स्टडी है, यानी कि चंद्रमा की जो परत है, ऊपर की जो क्रस्ट है और उसकी जो चट्टानें हैं, ये उसकी स्टडी है। ये चंद्रमा के एटमॉस्फेयर की, चंद्रमा के घूर्णन की, उसकी स्टडी नहीं है। ठीक है, सेलेनोलॉजी। चंद्रमा को फॉसिल प्लैनेट भी कहते हैं, मैंने आपको पीछे बता दिया, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। फॉसिल प्लैनेट, जीवाश्म ग्रह भी इसको कहते हैं। और चंद्रमा की पृथ्वी से अलग होने की जो कहानी मैंने आपको सुनाई, पैसिफिक ओशन वाली, ये घटना क्रिटेशियस पीरियड में घटी थी, ये भी लिख लीजिएगा, क्रिटेशियस काल। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी का 1/81.3, इसका डायमीटर 3476 किलोमीटर है, 3476 किलोमीटर। और चंद्रमा की एस्केप वेलोसिटी 1.48 माइल पर सेकेंड है, यानी कि इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से काफी कम है, आपको पता ही है ये बात। .48 माइल्स पर सेकेंड। चंद्रमा पर जो दाग आपको दिखाई देते हैं, इनकी कहानी मैं पीछे आपको बता चुका हूं। ये क्रेटर्स हैं। कैसे बन गए क्रेटर्स? मेटेरोइटिक फॉल से बन गए हैं। ठीक है, तो ये दोबारा से बताने की आवश्यकता तो नहीं है।
इसके बाद एक आखिरी क्वेश्चन यहां से बचता है कि क्या चंद्रमा पर भूकंप आते हैं? चंद्रमा पर भूकंप नहीं आते, ये बात सही है। चंद्रमा पर चंद्रकंप आते हैं। मून को एक आएंगे ना, लूनर को एक आएंगे। चंद्रमा पर अर्थक्वेक कहां से आएंगे? अब इससे रिलेटेड भी दो बातें। पहली बात है कि जो अर्थक्वेक है वो इंडोजेनिक फोर्स का रिजल्ट है। जब तक अंदर से लावा नहीं आएगा तो अर्थक्वेक कहां से आएगा? और चंद्रमा के ऊपर क्रस्ट मेंटल कोर है नहीं, तो वहां पे भूकंप टेक्निकली नहीं आते हैं। लेकिन फिर भी अगर कहा जा रहा है कि नहीं वहां पर चंद्रकंप आते हैं, मून को एक या लूनर को एक आते हैं, तो उसका रीजन है मेटेरोइटिक फॉल। जब बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े उस पर गिरते हैं तब वो हिलता है। तो नो अर्थक्वेक, मून क्वेक। तो मून क्वेक को अपनी डिक्शनरी में बढ़ा लीजिएगा आप। अब दो सवाल और हैं। पहला सवाल यह है कि ब्लू मून किसे कहते हैं, और दूसरा सवाल यह है कि सुपर मून किसे कहते हैं। तो पहले आप समझिए ब्लू मून किसे कहते हैं। जैसा कि आप लोग अगर हिंदू कैलेंडर या शक कैलेंडर की बात करें तो 12 महीने हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर में भी 12 महीने हैं, लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर जनवरी से शुरू होता है, और जो हमारे देश का जो नेशनल कैलेंडर है शक संवत, वो चैत्र से शुरू होता है, जो चल रहा है। तो हमारा जो हिंदी मास है शक संवत या चैत्र मास जो है, ये चंद्र मास कहलाता है। चंद्र मास इसलिए कहलाता है क्योंकि चंद्रमा 27.5 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है, मोटे तौर पर 27 दिन। तो जाहिर सी बात है कि एक बार महीने में ऐसा होगा जब चंद्रमा पूरा दिखेगा, और एक बार ऐसा होगा जब नहीं दिखेगा। तो इसीलिए हिंदी कैलेंडर का जो एक महीना है उसको दो हिस्सों में बांटा जाता है। पहले हिस्से को कहते हैं शुक्ल पक्ष, और दूसरे हिस्से को कहते हैं कृष्ण पक्ष। शुक्ल का मतलब बढ़ता हुआ चंद्रमा। जैसे कल ईद हुई है, तो ईद चौथे चांद को होती है। ईद का चांद पतला सा होता है, खूबसूरत सा। आज 5वां चांद है, आज देखिएगा और थोड़ा मोटा होगा। 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां बढ़ता रहेगा, और बढ़ते बढ़ते 15वें दिन आएगी पूर्णमासी, पूर्णिमा, पूरा चांद, फुल मून नाइट। तो जब ये फुल मून नाइट आएगी तो एक हिस्सा महीने का पूरा हो गया, जिसको हम लोग शुक्ल पक्ष कहेंगे। अब दूसरा हिस्सा शुरू होगा जिसको कृष्ण पक्ष कहेंगे। कृष्ण का मतलब काला। तो फिर पूर्णिमा के बाद प्रतिपदा आएगी, परेवा, चंद्रमा घटता रहेगा, और अगले 15 दिनों में घट करके गायब हो जाएगा। जिस रात नहीं दिखेगा, गायब हो जाएगा, उसको हम लोग कहेंगे डार्क नाइट या अमावस्या की रात। तो हमारा जो हिंदी कैलेंडर है वो पूर्णमासी और अमावस्या के चक्र में चलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक महीने में एक पूर्णमासी और एक अमावस्या जरूर पड़ेगी। जरूर पड़ेगी ना, क्योंकि हिंदी कैलेंडर में तो पूर्णमासी अमावस्या से ही महीना शुरू खत्म ही होता है। लेकिन इस बात की गारंटी कौन लेगा कि एक ही एक पड़ेगी? अब जरा इसको दूसरी दृष्टि से सोचिए। अमावस्या से महीना खत्म होता है, ठीक। पूर्णमासी बीच में पड़ती है। तो क्या यह पॉसिबल है कि एक महीने में कभी दो पूर्णमासी पड़ जाएं? अमावस्या तो नहीं पड़ेंगी दो, वो तो एक ही पड़ेगी। ये हो सकता है ना, कभी हुई भी है। जब भी कभी एक महीने में दो पूर्णमासी पड़ेंगी तो जो दूसरी पूर्णमासी होगी
उसे ब्लू मून कहा जाएगा। आगे बात समझ में, नीलम चंद्र, नीला चंद्रमा या ब्लू मून नाइट। अंग्रेजी में एक इडियम है, वंस इन अ ब्लू मून। सुने आप, वंस इन अ ब्लू मून, इसका मतलब क्या है? कभी कभार, यानी कि जो चीजें अक्सर नहीं होती, रेयर। ब्लू मून सबको क्लियर? जब भी कभी एक महीने में 2 पूर्णमासी होंगी तो जो दूसरी होगी उसे ब्लू मून कहा जाएगा, पहली को नहीं कहा जाएगा। तो क्या इतिहास में ऐसी घटनाएं घटी हैं? जी हां, बिल्कुल घटी हैं, और हाल फिलहाल में भी घटी हैं। हम जो नोटिस कर रहे हैं उसमें 31 दिसंबर 2009 ब्लू मून नाइट थी। इसके पीछे 30 जुलाई 2007 ब्लू मून नाइट थी। इसके पीछे 31 जुलाई 2004 ब्लू मून नाइट थी। 30 दिसंबर 2001, 31 मार्च 1999, 31 जनवरी 1999, ये भी सारी रातें ब्लू मून नाइट थी। आगे बात समझ में, तो ब्लू मून में क्या चंद्रमा नीला दिखेगा? नहीं, 2 पूर्णमासी होंगी। आगे बात समझ में, और जब 2 पूर्णमासी होंगी तो अगर इसको ज्योतिषी दृष्टिकोण से देखा जाए तो जिनकी कुंडली में चंद्रमा बलवान है उन्हें लाभ मिलेगा या हानि? लाभ मिलेगा। तो चलिए फटाफट छोटी सी बात और बताइए कि कृष्ण पक्ष का चंद्रमा अच्छा या शुक्ल पक्ष का? शुक्ल पक्ष का। शादीशुदा लोगों को बहुत पता होता है, कोई उपवास उठाना है तो शुक्ल पक्ष से उठाओ, कोई शुभ काम करना है तो शुक्ल पक्ष से करो, क्योंकि शुक्ल पक्ष का मतलब है बढ़ता हुआ चंद्रमा, और बढ़ते हुए चंद्रमा के दौरान यदि कोई भी कार्य किया जाएगा तो वो कार्य लगातार बढ़ता रहेगा। इसीलिए जिन लोगों का जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ उनकी कुंडली में यदि चंद्रमा की स्थिति खराब है तो जीवन भर भोगते ही रहते हैं बेचारे, और जिनका जन्म शुक्ल पक्ष के चंद्रमा में हुआ वो बढ़ते ही रहते हैं। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए, की जानी चाहिए। अब नंबर आता है सुपर मून। तो जैसे सुपरमैन वैसे सुपर मून। तो सुपर मून की संक्षिप्त कहानी ये है कि ये अर्थ है, ये इसके पैरेलल मून है जो लगातार एंटी क्लॉकवाइज पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। तो चक्कर लगाते लगाते मून कभी ना कभी यहां भी पहुंचेगा, लेकिन यहां मैं नहीं पहुंच सकता इसलिए बनाया नहीं। कभी ना कभी मून यहां भी पहुंचेगा और कभी ना कभी मून यहां भी पहुंचेगा। यहां मैं पहुंच सकता हूं लेकिन कैमरा नहीं पहुंच सकता, तो नहीं बनाया। तो इसलिए चंद्रमा की 2 स्थितियां आप लोग देख के बाकी सारी स्थितियों का अनुमान लगा लीजिए कि चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। ये लोग किसी डोर से तो बंधे नहीं है, अनंत आकाश में घूम रहे हैं, एक दूसरे की ग्रेविटी से बंधे हुए हैं, सारी चीजें एक एल्गोरिथम में सेट हैं। तो कभी ऐसा होता है जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते लगाते पृथ्वी के बेहद नजदीक आ जाता है, और जब चंद्रमा बेहद नजदीक आ जाता है तो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी होती है 3,56,000 किलोमीटर। और जब इतना नजदीक आता है, अगर कभी पूर्णमासी पड़ गई, इसी दौरान पड़ेगी ही, तो सुपर मून कहा जाएगा। साइंटिफिक भाषा में पेरिजी। लेकिन जब कभी ऐसा होता है कि चंद्रमा घूमते घूमते एकदम दूर चला जाता है, तो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की डिस्टेंस हो जाती है 4,07,000 किलोमीटर। इसको कहते हैं एपोजी। यहां पे डार्क नाइट होती है। तो ये जो पेरिजी की पोजीशन है, कई बार आपको ऐसा भी लिखा मिल जाएगा, पढ़ने को मिल जाएगा कि पेरिजी इज सुपर मून। नो, इफ ड्यूरिंग द पेरिजी फुल मून नाइट ऑकर्स, पूर्णमासी भी तो पड़े, तब उसको सुपर मून कहा जाएगा। आगे बात समझ में, तो ये सुपर मून और ब्लू मून की कहानी भी यहां पर पूरी होती है। एक बार टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। चंद्रमा से संबंधित सारी बातें आपको बता चुका हूं।
अंत में कंक्लूजन देता हूँ। ऋग्वेद के अंदर एक सूक्त आता है जिसमें कहा गया चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा मन का कारक होता है। तो ये भी बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। इसीलिए घटते बढ़ते चंद्रमा में लोगों का मन भी घटता बढ़ता रहता है। इसीलिए अमावस्या के दिन को खराब और पूर्णमासी के दिन को अच्छा माना जाता है और इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी समाज में मौजूद हैं। आगे बात समझ में। आज की चर्चा को यहाँ पे विराम दिया जाता है। आखिरी टॉपिक जो बचा है अप्लाइड एस्ट्रोनॉमी, उसकी चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे। एक बार क्विक रिवीजन, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।